हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, कल हमने दिल्ली के सुल्तान के बारे में पढ़ना शुरू किया था। चैप्टर 3, दिल्ली के सुल्तान। आज हम उसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि कल किसी वजह से हमारी क्लास अधूरी रह गई थी। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि दिल्ली सल्तनत कैसे स्थापित हुई, कौन कौन से वंश ने यहाँ शासन किया और उन्होंने अपने समय में कैसे राज्य को संगठित और विकसित किया। दिल्ली सल्तनत की शुरुआत 13वीं सेंचुरी में 13th सेंचुरी में हुई थी, जब तुर्किश रूलर्स ने भारत में अपना शासन स्थापित किया। इस दौरान 5 मुख्य वंश ममलूक, जिसे स्लेव डायनेस्टी कहते हैं, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी ने लगभग 300 सालों तक दिल्ली पर राज्य किया। कितने सालों तक? 300 सालों तक। इस चैप्टर के माध्यम से हम उनकी प्रशासनिक व्यवस्था, सेना, अर्थव्यवस्था और सामाजिक जीवन के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही ये भी देखेंगे कि शासकों ने अपने राज को मजबूत बनाने के लिए कौन कौन से उपाय किए। तो चलिए हम अपने इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। हमने यहाँ तक पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे खलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन समेकन नज़दीक से एक नज़र में। तो देखते हैं, दिल्ली सल्तनत जैसे विशाल साम्राज्य के समेकन के लिए विश्वसनीय सूबेदारों तथा प्रशासकों की ज़रूरत थी। दिल्ली के आरंभिक सुल्तान, विशेषकर इल्तुतमिश, सामंतों और जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद करते थे। इन गुलामों को फारसी में बंदगान कहा जाता है तथा इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। उन्हें राज्य के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर काम करने के लिए बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित किया जाता था। वे क्योंकि पूरी तरह अपने मालिक पर निर्भर होते थे, इसलिए सुल्तान भी विश्वास करके उन पर निर्भर हो सकते थे। अब यहाँ पे आप एक देख सकते हैं कि बेटों से बढ़कर गुलाम सुल्तानों की को सलाह दी जाती थी। जिस गुलाम को हमने पाला पोसा और आगे बढ़ाया है, उसे हमें देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि तकदीर अच्छी हो तभी पूरी ज़िंदगी में कभी कभी ही योग्य और अनुभवी गुलाम मिलता है। बुद्धिमानों का कहना है कि योग्य और अनुभवी गुलाम बेटे से भी बढ़कर होता है। क्या आपको गुलाम को बेटे से बढ़कर मानने का कोई कारण समझ में आता है? अगर आता है तो बताइए। जबकि ये बात भी पॉइंट की है कि कभी कभी बेटों से बढ़कर गुलाम होते हैं। बड़े बुजुर्ग जो कह गए हैं वो हर बात सही होती है, उस पर हमें अमल करना चाहिए। तो आइए आगे देखते हैं। खलजी तथा तुगलक शासक बंदगा का इस्तेमाल करते रहे और साथ ही अपने पर आश्रित निम्न वर्ग के लोगों को भी ऊंचे राजनीतिक पदों पर बैठाते रहे। ऐसे लोगों को सेनापति और सूबेदार जैसे पद दिए जाते थे, लेकिन इससे राजनीतिक अस्थिरता भी पैदा होने लगी। गुलाम और आश्रित अपने मालिकों और संरक्षकों के प्रति तो वफादार रहते थे, मगर उनके उत्तराधिकारियों के प्रति नहीं। नए सुल्तानों के अपने नौकर होते थे। फलस्वरूप किसी नए शासक के सिंहासन पर बैठते ही प्रायः नए और पुराने सरदारों के बीच टकराहट शुरू हो जाती थी। सुल्तानों द्वारा निचले तबके के लोगों को संरक्षण दिए जाने के कारण उच्च वर्ग के कई लोगों को गहरा धक्का भी लगता था, और फारसी तवारीख के लेखकों ने निचले खानदान
के लोगों को ऊंचे पदों पर बैठाने के लिए दिल्ली के सुल्तानों की आलोचना भी की है। सुल्तान मोहम्मद तुगलक के अधिकारीजन, आइए उनके बारे में देखते हैं कि सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने अजीज़ खुमार नामक कलाल, शराब बनाने और बेचने वाले को कहते हैं कलाल, फिरोज हज्जाम नामक नाई और मनका तब्बाख नामक बावर्ची और लड्डा तथा पीरा नामक मालियों को ऊंचे प्रशासनिक पदों पर बैठाया था। 14वीं शताब्दी के मध्य के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने इन नियुक्तियों का उल्लेख सुल्तान के राजनीतिक विवेक को नाश और शासन करने की अक्षमता के उदाहरणों के रूप में किया है। आपके ख्याल में बर्नी ने सुल्तान की आलोचना क्यों की थी? आप सोच सकते हैं और आंसर दे सकते हैं। आगे देखते हैं कि आगे इन सुल्तानों के बारे में क्या कहती है किताबें। पहले वाले सुल्तानों की ही तरह खलजी और तुगलक शासकों ने भी सेना नायकों को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया। ये इलाके इक्ता कहलाते थे और इन्हें संभालने वाले अधिकारी इक्तादार या मुफ्ती कहे जाते थे। इक्ता व्यवस्था कितने प्रारंभ की थी? अगर आपको याद हो तो बताइए, और अगर नहीं याद है तो फिर मैं आपको बता देती हूँ कि किसने ये किसका नाम लिख रही हूँ, इल्तुतमिश, सुल्तान इल्तुतमिश ने। तो आइए आगे देखते हैं। मुक्ति का कर्ज, मुक्ति का फर्ज था सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना और अपने इक्तों में कानून और व्यवस्था बनाए रखना। अपनी सैनिक सेवाओं के बदले वेतन के रूप में मुफ्ती अपने इलाकों में राजस्व की वसूली किया करते थे। राजस्व के रूप में मिली रकम से ही वे अपने सैनिकों को भी तनख्वाह देते थे। मुफ्ती लोगों पर काबू रखने का सबसे प्रभावी तरीका ये था कि उनका पद वंश परंपरा से ना चले और उन्हें कोई भी इक्ता थोड़े थोड़े समय के लिए ही मिले, जिसके बाद उनका स्थानांतरण कर दिया जाए। सुल्तान अलाउद्दीन खलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में नौकरी के इन कठोर नियमों का बड़ा सख्ती से पालन होता था। मुफ्ती लोगों द्वारा एकत्रित किए गए राजस्व की रकम का हिसाब लेने के लिए राज्य द्वारा लेखा अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। इस बात का ध्यान रखा जाता था कि मुफ्ती राज्य द्वारा निर्धारित कर ही वसूलें और तय संख्या के अनुसार सैनिक रखें। नेक्स्ट है, जब दिल्ली के सुल्तान शहरों से दूर आंतरिक इलाकों को भी अपने अधिकार में ले आए तो उन्होंने भूमि के स्वामी, सामंतों और अमीर जमींदारों को भी अपनी सत्ता के आगे झुकने को बाध्य कर दिया। अलाउद्दीन खलजी के शासनकाल में भू राजस्व के निर्धारण और वसूली के कार्य को राज्य अपने नियंत्रण में ले आया। स्थानीय सामंतों से कर लगाने का अधिकार छीन लिया गया, बल्कि स्वयं उन्हें भी कर चुकाने को बाध्य किया गया। सुल्तान के प्रशासकों ने ज़मीन की पैमाइश की और इसका हिसाब बड़ी सावधानी से रखा। कुछ पुराने सामंत और ज़मींदार राजस्व के निर्धारण और वसूली अधिकार के रूप में सल्तनत की नौकरी करने लगा। उस समय 3 तरह के कर थे। उस समय कितनी तरह के कर थे? 3। कौन कौन? आइए देखते हैं। कृषि पर, जिसे खराज कहा जाता था और जो किसान की उपज का लगभग 50% होता था। और दूसरा कर था मवेशियों पर लगाकर तथा तीसरा घरों पर लगाकर। ये याद रखना ज़रूरी है कि इस उपमहाद्वीप का काफ़ी बड़ा हिस्सा दिल्ली के सुल्तानों के अधिकार से बाहर ही था। दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था और दक्षिण भारत की विजय के तुरंत बाद ही वह पूरा क्षेत्र फिर से स्वतंत्र हो गया। यहाँ तक कि गंगा के मैदानी इलाकों में भी घने जंगलों वाले ऐसे क्षेत्र थे जिसमें बैठने में सुल्तान की सेनाएं अक्षम थीं। स्थानीय सरदारों ने इन क्षेत्रों में अपना शासन जमा लिया। अलाउद्दीन खलजी और मोहम्मद तुगलक इन इलाकों पर जोर ज़बरदस्ती अपना अधिकार जमा तो लेते थे, पर वह अधिकार कुछ ही समय तक रह पाता था। आइए देखिए, यहाँ पे कुछ लिखा गया है सरदारों की किलेबंदी के बारे में। तो देखते हैं।
अफ्रीकी देश मोरक्को से 14वीं सदी से भारत आए यात्री इब्न बतूता ने बतलाया कि सरदार कभी कभी चट्टानी ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाकों में किले बनाकर रहते थे और कभी कभी बांस के झुरमुटों में। भारत में बांस पोला नहीं होता, ये बहुत बड़ा होता है। इसके अलग अलग हिस्से आपस में इस तरह से गुथे होते हैं कि उन पर आग का भी असर नहीं होता और वे कुल मिलाकर बहुत ही मजबूत होते हैं। सरदार इन जंगलों में रहते हैं जो इनके लिए किले की प्राचीर का काम देते हैं। इस दीवार के घेरे में ही उनके मवेशी और फसल रहते हैं। अंदर ही पानी भी उपलब्ध रहता है, अर्थात वहाँ एकत्रित हुआ वर्षा का जल। इसीलिए उन्हें प्रबल बलशाली सेनाओं के बिना हराया नहीं जा सकता। ये सेनाएं जंगल में घुसकर खास तौर से तैयार किए गए औजारों में बांसों को काट डालती हैं। देखते हैं सरदारों की रक्षा व्यवस्था का वर्णन कीजिए। तो ये आपसे कहा है कि सरदारों की रक्षा व्यवस्था का वर्णन कीजिए। चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 में उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांसऑक्सियाना आधुनिक उज़्बेकिस्तान पर हमला किया और इसके शीघ्र बाद ही दिल्ली सल्तनत को उनका धावा झेलना पड़ा। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकालों के आरंभ में दिल्ली पर मंगोलों के धावे बढ़ गए। इससे मजबूर होकर दोनों ही सुल्तानों को एक विशाल स्थानीय सेना खड़ी करनी पड़ी। इतनी विशाल सेना को संभालना प्रशासन के लिए भारी चुनौती थी। आइए देखें कि दोनों सुल्तानों ने इस चुनौती का सामना कैसे किया। यहाँ पे है कुछ अलाउद्दीन खिलजी का और मोहम्मद बिन तुगलक का, किस तरह से उन्होंने सामना किया। तो पहला है अलाउद्दीन खिलजी। इसको देखते हैं। दिल्ली पर 2 बार हमले हुए, 1299 और 1300 में, और 1302 से 1303 में। इसका सामना करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने एक विशाल स्थानीय सेना खड़ी की और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल के प्रारंभिक वर्षों में सल्तनत पर हमला हुआ था। मंगोल सेना परास्त हो गई। मोहम्मद तुगलक का अपनी सेना की शक्ति और अपने संसाधनों पर इतना विश्वास था कि उसने ट्रांसऑक्सियाना पर आक्रमण की योजना बना ली। एक स्थानीय सेना तैयार करना उसका आक्रामक कदम था। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए सीरी नामक एक नया गैरिसन शहर बनाया। मानचित्र 1 में इस शहर को आप ढूंढिए। सैनिकों के पेट भरने की समस्या को गंगा यमुना के बीच की भूमि से लेकर के रूप में खेती की पैदावार इकट्ठी करके हल किया गया। किसानों की पैदावार का 50% हिस्सा कर के तौर पर तय कर दिया गया था। ये सब अलाउद्दीन खिलजी का है। अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों को वेतन भी देना होता था। अलाउद्दीन ने सैनिकों को एकता के स्थान पर नकद वेतन देना तय किया। सैनिक अपना आवश्यक सामान दिल्ली के व्यापारियों से खरीदते थे और ये आशंका थी कि व्यापारी अपनी चीज़ों की कीमतें बढ़ा देंगे। इसे रोकने के लिए अलाउद्दीन ने दिल्ली में चीज़ों की कीमतों पर नियंत्रण लागू कर दिया। अफसर बड़ी सावधानी से कीमतों का सर्वेक्षण करते थे और जो व्यापारी निश्चित दरों का उल्लंघन करते थे उन्हें सज़ा मिलती थी। और अलाउद्दीन के प्रशासनिक कदम क्या थे? काफ़ी सफल रहे और इतिहासकारों ने कीमतों में कमी और बाज़ार में वस्तुओं की कुशलता से आपूर्ति के लिए उसके शासनकाल की बहुत प्रशंसा की है। मंगोल आक्रमणों के खतरे का भी उसने सफलतापूर्वक सामना किया था। अलाउद्दीन का प्रशासनिक कदम काफ़ी सफल रहा। तो आइए मोहम्मद तुगलक का देखते हैं। नया गौरीशन बनाने के स्थान पर दिल्ली के चारों शहर में सबसे पुराने शहर दिल्ली कोहना को निवासियों से खाली करवाकर वहां सैनिक छावनी बना दी गई। पुराने शहर के निवासियों को दक्षिण में बनी नई राजधानी दौलताबाद भेज दिया गया। इसने नई राजधानी बनाई और उसको दौलताबाद में बनाया। इसने सेना को खिलाने के लिए उसी इलाके से खाद्यान्न इकट्ठा किया गया तथा लेकिन सैनिकों की विशाल संख्या की ज़रूरत पूरी करने के लिए सुल्तान ने अतिरिक्त कर भी लगाई। इसी दौरान उस क्षेत्र में अकाल भी पड़ा था। मोहम्मद तुगलक भी अपने सैनिकों को नकद वेतन देता था, लेकिन कीमतों पर नियंत्रण करने की जगह उसने कुछ आज की कागजी मुद्रा की तरह टोकन मुद्रा चलाई। ये सिक्के धातु के बने होते थे, लेकिन सोने चांदी के ना होकर सस्ती धातु के। 14वीं सदी के लोगों को इस मुद्रा पर भरोसा नहीं था। वे बड़े चतुर थे, अपने सोने चांदी के सिक्के भी बचा कर रख लेते थे और अपने तमाम कर इस टोकन मुद्रा से ही चुकाते थे।
इस सस्ती मुद्रा जैसी जाली सिक्के भी बड़े आसानी से बनाए जा सकते थे। मोहम्मद तुगलक द्वारा उठाए गए प्रशासनिक कदम बेहद असफल रहे। यहाँ पे खलजी का क्या था, सफल था, और इसका असफल। कश्मीर पर उसका आक्रमण पूरी तरह विफल रहा था। तब उसने तुरीन पर हमला करने का इरादा छोड़ दिया और अपनी विशाल सेना को भंग कर दिया। इसी बीच उसने प्रशासन संबंधी जो कदम उठाए थे उनसे कई परेशानियां पैदा हो गई। दौलताबाद से ले जाए जाने से लोग बहुत नाराज थे। करों में वृद्धि और गंगा यमुना के दोआब में अकाल से विक्षुब्ध जनता बगावत पर उतर आई और मोहम्मद तुगलक को अंततः टोकन मुद्रा भी वापस लेनी पड़ी। आगे है, इन तमाम असफलताओं की गिनती करने से हम कभी कभी भूल जाते हैं कि सल्तनत के इतिहास में पहली बार दिल्ली के किसी सुल्तान ने मंगोल इलाके को फतह करने के अभियान की योजना बनाई थी। जहां अलाउद्दीन खिलजी का बल पर रक्षा पर था, वहां मोहम्मद तुगलक के द्वारा उठाए गए कदम मंगोलों के विरुद्ध सैनिक आक्रमण की योजना का हिस्सा था। 15वीं तथा 16वीं शताब्दी में सल्तनत कहती थी। तालिका 1 को फिर से देखें। आप देखेंगे कि तुगलक वंश के बाद 1526 तक दिल्ली तथा आगरा पर सैयद तथा लोधी वंश का राज रहा। तब तक जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान तथा पूरे दक्षिण भारत में स्वतंत्र शासक उठ खड़े हुए थे। उनकी राजधानियां समृद्ध थी और राज्य फल फूल रहे थे। इसी काल में अफगान तथा राजपूतों जैसे नए शासक समूह भी उभरे। इस काल में स्थापित राज्यों में से कुछ छोटे तो थे पर शक्तिशाली थे। उनका शासन बहुत ही कुशल था तथा सुव्यवस्थित तरीके से चल रहा था। शेरशाह सूर 1540 से 1545 में इसने शासन किया था। ने बिहार में अपने चाचा के एक छोटे से इलाके के प्रबंधक के रूप में काम शुरू किया था और आगे चलकर उसने इतनी उन्नति की कि मुगल सम्राट हुमायूं, जो कि 1530 से 1540 फिर 1555 से 1556 में शासन किया, तक को चुनौती दी और परास्त किया। शेरशाह ने दिल्ली पर अधिकार करके स्वयं अपना राजवंश स्थापित किया। हालांकि सूर्यवंश न केवल 15 वर्ष 1540 से 1555 तक शासन किया, लेकिन इसके प्रशासन ने अलाउद्दीन खिलजी वाले तरीकों को अपनाकर उन्हें और भी चुस्त बना दिया। महान सम्राट अकबर 1556 से 1605 ने जब मुगल साम्राज्य को समेकित किया तो उसने अपने प्रतिमान के रूप में शेरशाह की प्रशासन व्यवस्था को ही अपनाया था। आगे है 3 श्रेणियां, ईश्वरीय शांति, नाइट और धर्मयुद्ध। ये अन्यत्र में है तो ये भी पढ़ लेते हैं। 3 श्रेणियों का विचार सबसे पहले 11वीं शताब्दी के आरंभ में फ्रांस में सूत्रबद्ध किया गया। इसके अनुसार समाज का 3 वर्ग में विभाजित किया गया था। प्रार्थना करने वाले लोग वर्ग, युद्ध करने वाले वर्ग और खेती करने वाला वर्ग। 3 वर्ग में समाज के इस विभाजन का ईसाई धर्म का समर्थन भी प्राप्त था। इस विभाजन में से ईसाई धर्म को समाज में अपने प्रबल प्रभाव की ओर भी दृढ़ करने में सहायता मिलती थी। इसी विभाजन से योद्धाओं का एक नया समूह भी उभरा। इन योद्धाओं को नाइट कहा जाता था। ईसाई धर्म एक समूह को संरक्षण देता था और अपनी ईश्वरीय शांति के अवधारणा के प्रसार में इनका उपयोग करता था। नाइटों की अपेक्षा की जाती थी वे धर्म और ईश्वर की सेवा में समर्पित योद्धा रहे। कोशिश ये रहती थी कि इन योद्धाओं को आपसी लड़ाई भिड़ाई से विमुख करके उन मुसलमानों के विरुद्ध युद्ध करने भेज दिया जाए जिन्होंने यरूशलेम शहर पर कब्जा कर रखा था। इस प्रयत्न के परिणाम स्वरूप सैनिक अभियानों की एक श्रृंखला चली जिसे क्रूसेड या धर्मयुद्ध कहा गया। ईश्वर तथा धर्म की सेवा में किए गए इन अभियानों ने नाइट की हैसियत पूरी तरह बदल डाली। पहले इन नाइटों की गिनती कुलीन में नहीं होती थी, मगर फ्रांस में 11वीं सदी के अंत तक और जर्मनी में उससे 1 सदी बाद इन योद्धाओं के दीनहीन अतीत को भुला दिया गया था। 12वीं सदी तक तो कुलीन वर्ग के लोग भी नाइट कहलाना चाहने लगे थे। तो आगे है, कल्पना करिए आप अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में एक किसान और आप सुल्तान द्वारा लगाया गया कर नहीं चुका सकते, तो आप क्या करेंगे, आप बताइए। और ये है कुछ क्वेश्चन जिसके आंसर हम PYQ के थ्रू देखेंगे। और आगे है मुग़ल साम्राज्य अध्याय 4, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे अध्याय 4 के साथ, मुग़ल साम्राज्य। तो बने रहिए मेरी इस चैनल पर। धन्यवाद, बाय बाय क्लास।